सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ पे। तो आज आपको वायरस के बारे में बताऊंगी, बैक्टीरियोफेज और लाइसोजेनिक एंड लाइफ साइकिल के बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए सबसे पहले जानते हैं वायरस के बारे में। तो जब आप एक वायरस जो टर्म है वो पढ़ते हैं तो आप क्या समझते हैं कि वायरस जो है वो सेलुलर होते हैं या नॉन सेलुलर होते हैं। तो वायरसेस जो हैं वो नॉन सेलुलर एंटिटीज हैं। ए सेलुलर और नॉन सेलुलर आप इनको बोल देते हैं। तो वायरसेस का जो साइज रहेगा काफी वेरी करता है। ओके, इनके पास या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए ही होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको आरएनए दिखाई दे रहा है, ठीक है। या तो इनके पास डीएनए होता है या इनके पास यहाँ आरएनए लिखा है या इनके पास आरएनए होता है। तो डीएनए और आरएनए में से एक ही होगा। ये होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में ही जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वायरसेस को इसीलिए हम एक और कहते हैं कि ये सिर्फ क्या होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं वायरसेस। चलिए समझ गए आप, ठीक है। वायरसेस जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से भी छोटे होते हैं। अगर हम साइज की बात करते हैं कि वायरसेस का साइज जो है वो कितना होगा, तो वायरसेस का साइज जो है वो 0.02 से 0.3 माइक्रोन मीटर तक हो सकता है। अगर स्मॉलेस्ट वायरस आपसे पूछ लिया जाए तो स्मॉल पॉक्स जो है वो सबसे बड़ा वायरस है। ओके, पोलियो वायरस जो है वो सबसे छोटा है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा आ गया? पोलियो। और स्मॉल जो हम बोलते हैं वो क्या है? स्मॉल पॉक्स जो है वो क्या आ गया? लार्जेस्ट वायरस। याद रखिएगा, स्मॉल पॉक्स आपको 200 नैनोमीटर तक की रेंज का दिखाई देता है। एक वायरस जो जो एक फुली इन्फेक्शियस वायरस होता है उसको विरियन कहा जाता है। ओके, मेन फंक्शन जो होता है विरियन का वो होता है अपने डीएनए और आरएनए जीनोम को होस्ट में डिलीवर करना, ताकि वो क्या कर सके, अपने जीनोम को जो है वहाँ एक्सप्रेस कर सके होस्ट सेल के थ्रू। हर एक वायरल स्पीसीज जो है उसमें उसकी एक लिमिटेड होस्ट रेंज होती है। मतलब वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्पीसीज में ही जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बहुत अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सभी वायरसेस में आपको न्यूक्लियो कैप्सिड देखने को मिलेगा। न्यूक्लियो कैप्सिड का मतलब कैप्सिड जो है वो फंक्शन करता है सेल की तरह, वायरल जीनोम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, तो कैप्सिड ये आ गया आपका न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन। ओके, तो देखिए अब प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है? न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करता है। ओके, समझ गए आप इतना? चलिए, कैप्सिड जो है वो सिंगल और डबल प्रोटीन सेल से बना होता है, जिसमें आपको वन ऑफ फ्यू स्ट्रक्चरल प्रोटीन देखने को मिल जाते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो किससे बनती हैं? एग्जैक्टली कैप्सोमर्स से बनती हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है टुगेदर विद कैप्सिड वो किसको फॉर्म करता है? न्यूक्लियो कैप्सिड को फॉर्म करता है। तो न्यूक्लिक एसिड प्लस योर आरएनए। ओके, मतलब न्यूक्लिक एसिड हो गया आपका आरएनए और डीएनए प्लस कैप्सिड जो है न्यूक्लियो कैप्सिड बनाता है। ओके, कुछ वायरसेस जो हैं उनमें एनवेलप लैकिंग भी हो सकता है। विरियंस जो देखिए, समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, न्यूक्लियो कैप्सिड आप समझ गए। कुछ वायरसेस जो हैं उनमें एक मेम्ब्रेनस एनवेलोप भी होता है जो न्यूक्लियो कैप्सिड के बाहर होता है। ओके, तो ये लिखा है यहाँ पे स्मॉल एनवेलोप प्रोटीन, लेकिन ये इन वायरसेस को आप एनवेलोप्ड वायरसेस कह देंगे। लेकिन वो वायरसेस जिनमें ये एनवेलोप प्रोटीन नहीं पाया जा रहा है, तो उन वायरसेस को आप क्या नाम दे देंगे? उनको आप नेकेड वायरसेस बोल देंगे। ये वायरस जो आपको यहाँ अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये कैसा है? ये आपके पास जल्दी से बताइए कि कैसा वायरस है? ये एनवेलोप्ड है। अगर मैं कहूँ कि ये एनवेलोप प्रोटीन नहीं है तो ये नेक वायरस हो जाएगा, ठीक है। तो इन एनवेलोप्ड वायरसेस में न्यूक्लियोकैप्सिड के बाहर लिपिड का बाइलेयर होगा एंड ग्लाइकोप्रोटीन का, जो कि होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन से ही मॉडिफाइड होगा। ओके, तो जिनके पास ये लिपिड बाइलेयर होगा, ग्लाइकोप्रोटीन होगी उसमें, ओके, एनवेलोप में, वो होस्ट सेल की ही सेल मेम्ब्रेन से मॉडिफाइड होके बना होगा। ओके, एनवेलोप जो होता है वायरस में, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? स्पाइक्स होते हैं। तो ये आप स्पाइक प्रोटीन देख सकते हैं, ये है स्पाइक प्रोटीन्स। और इनको पैप्लोमर्स भी बोलते हैं। इन्हीं प्रोटीन्स को आप क्या बोल दोगे? पैप्लोमर्स भी बोलोगे। अगर आप टर्म सुनते हो पैप्लोमर्स, तो यही स्पाइक प्रोटीन जो है इनको पैप्लोमर्स बोल दिया जाता है।
वायरसेस जो हैं वो क्या करते हैं, अपना एनवेलप जो है वो एक्वायर करते हैं बाय बर्डिंग थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या किसी दूसरे इंट्रासेलुलर सेल मेम्ब्रेन से। ओके, लिपिड कंपोजिशन जो होगा वायरल एनवेलप का, वो पर्टिकुलरली आपको होस्ट मेम्ब्रेन के जैसा ही देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं वायरल जीनोम की, तो वायरल जीनोम जो डीएनए और आरएनए है बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। सबसे बड़ा जो आपको जीनोम दिखाई देता है, सबसे बड़ा जीनोम जो है अगर मैं कहूँ और मैं लिखूं कहीं पे, तो आपको लार्जेस्ट जो जीनोम दिखाई देता है, लार्जेस्ट जीनोम किस में पाया जाता है, तो लार्जेस्ट जीनोम जो है वो देखने को मिलता है बैक्टीरियोफेज जी में। किस में देखने को मिलता है? बैक्टीरियोफेज जी में आपको लार्जेस्ट जीनोम देखने को मिलता है, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली 670 किलो बेस पेयर्स का होता है। कितने का होता है? 670 किलो बेस पेयर्स का। ओके, जो जीनोम होता है वायरस का, वो डीएनए और आरएनए भी हो सकते हैं, और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, लीनियर और सर्कुलर भी हो सकता है। जीनोमिक आरएनए स्ट्रैंड जो होगा, अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है तो उसको हम सेंस बोलते हैं। ओके, और अगर उसका कोई इन ओरिएंटेशन, इफ इट कैन सर्व एज एमआरएनए, एंड एंटीसेंस बोलते हैं इफ अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड बाय अ वायरल आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज सर्व एज एमआरएनए। फिर से सुन लीजिए कि जीनोमिक आरएनए स्ट्रैंड जो है ये सेंस स्ट्रैंड होगा, लेकिन इससे देखिए अगर डीएनए, लेकिन अगर जीनोम जो है डीएनए है और डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो उसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि वो जो होगा ट्रांसक्रिप्टेज की तरह, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से बना होगा और एमआरएनए की तरह सर्व करेगा। आरएनए का जो जीनोम होता है, आरएनए जो जीनोम होता है सर्टेन वायरसेस का, कई बार हमको ये जीनोम सेगमेंटेड देखने को मिलता है। सेगमेंटेड जीनोम जो हैं वो जीनोम होते हैं जो डिवाइड डिवाइड होते हैं दो या दो से ज्यादा फिजिकली सेपरेटेड मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड में। ओके, तो सेगमेंटेड मतलब आपको फिजिकली सेपरेट देखने को मिलेगा, जो न्यूक्लिक एसिड है वो अलग अलग तरह से देखने को मिलेगा, तो तभी हम बोल सकते हैं कि जो जीनोम है वो कैसा है, जीनोम सेगमेंटेड भी हो सकता है। ओके, अलग अलग तरह के सेगमेंट्स होंगे और वो सेगमेंट्स जो है एक साथ पैक होते हैं और बना देते हैं क्या, डीएनए। तो फिजिकली सेगमेंटेड, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा थोड़ा सेगमेंटेशन जो है वो नजर आ रहा है। सेगमेंटेशन जो है जीनोम का वो डिफरेंट होता है मल्टी पार्टाइट जीनोम से। एक मल्टी पार्टाइट जीनोम होता है वो भी सेगमेंटेड होता है, बट ईच जीनोम सेगमेंट इज पैकेज्ड इनटू सेपरेट वायरस पार्टिकल। क्योंकि मल्टी पार्टाइट जीनोम का जो होता है उसमें हर एक जीनोम का जो सेगमेंट है वो पैकेज्ड होता है एक सेपरेट वायरस पार्टिकल्स में। तो ये जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं ये स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं और दे में कंटेन सेम कंपोनेंट प्रोटीन, बट ऑफन ये अपनी साइज के डिपेंड पे, इनकी साइज पे डिपेंड करता है कि ये डिफर करेंगे लेंथ में या किसी और उसमें एस्पेक्ट में। ओके, तो मल्टीपार्टेड वायरसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब इतना आप समझ गए हैं, तो ये देखिए आप सिमेट्री देख पा रहे हैं वायरस की, कैसे कैसे सिमेट्री होती है। तो सारी की सारी वायरसेस के पास न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, ये आप समझ के। सिमेट्री का क्या मतलब है? सिमेट्री का मतलब है वो तरीका जिसमें कैप्सोमर्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं। जब हम वायरस की सिमेट्री की बात करते हैं तो वायरस की सिमेट्री से हम एग्जैक्टली ये समझते हैं कि वो कौन सा तरीका है जिससे वायरस अरेंज होंगे। तो मेनली जो हमको कैप्सोमेर अरेंज मिले हुए दिखते हैं तो होता है हेलिकल सिमेट्री, और दूसरा होता है इकोसाहेड्रल सिमेट्री। जी, आपको हेलिकल सिमेट्री आपने किस में देखी होगी? टोबैको मोज़ेक वायरस में जो है ये सिमेट्री आपने देखी होगी। आइकोसाहेड्रल आपने बैक्टीरियोफेज में देखी होगी। देखी है कि नहीं देखी है? नहीं देखी है तो अभी हम देखेंगे, अभी अभी जस्ट हम देखने वाले हैं इसको, ठीक है। तो देखिए हेलिकल सिमेट्री में क्या होता है, देखिए ये न्यूक्लियो कैप्सिड्स जो होते हैं इसमें ये इस तरह से हेलिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं। बहुत सारे हमको ऐसे वायरसेस में ये देखने को मिलती है जो कि प्यूमॉर्फिक है, मतलब अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। हेलिकल न्यूक्लियो कैप्सिड्स में आपको देखने को मिलता है एरे ऑफ कैप्सोमेयर्स जो रैप्ड होता है अराउंड अ हेलिकल, ये हेलिकल फिलामेंट है डीएनए का, और इसके अराउंड ही आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, कैप्सोमेयर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। फिर आता है आपका आइकोसाहेड्रल मॉर्फोलॉजी। देखिए ये आपको आइकोसाहेड्रॉन इस तरह से है जिसमें आपको एक पॉलीहेड्रॉन जो है दिखाई दे रहा है, इसमें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस जो हैं दिखाई देते हैं।
समझ गए, ठीक। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ओके। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैव कैप्सिड सिमेट्री दैट इज नाइदर प्योरली, ये कॉम्प्लेक्स है। ये बैक्टीरियोफेज में आपको ये आइकोसाहेड्रल भी देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स में ना तो प्योरली हेलिकल होती है ना प्योरली आइकोसाहेड्रल होती है। T4 वायरस ऑफ इकोलाई जो है वो एक इसका एग्जाम्पल आता है। T4 वायरस ऑफ इकोलाई जो है आपके पास, वो आपके पास कॉम्प्लेक्स सिमेट्री का एग्जाम्पल आता है। समझ गए आप? चलिए ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो क्लासिफाई किया गया है वायरसेस को। तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है, ठीक। वायरस को डिफरेंट डिफरेंट टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स में जो है उनके होस्ट के अकॉर्डिंग, उनके विरियॉन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उनकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, उनका नेचर क्या है, कैसे वो डिजीज काउज करते हैं, उनको इस तरह से जो है वो अरेंज किया गया है। करंटली वायरसेस को क्लासिफाई किया गया है विद द टैक्सोनॉमिक सिस्टम प्लेसिंग प्राइमरी एम्फेसिस ऑन द होस्ट टाइप एंड स्टैंडर्डनेस ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनवेलोप। ओके, तो चलिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए उसमें आ गए आपके पिकोनार्विडाई, ऑर्थो मिक्सोविरिडाई, पार्वोविरिडाई, अडीनोविरिडाई, पॉक्स विरिडाई। ओके, इसमें जीनोम साइज है 7 to 8 KB किलो बेस पर। ऑर्थो मिक्सोविरिडाई में है 10 to 15, पैरोविरिडाई में है 4 to 6, एडिनोविरिडाई में है 28 to 45 एंड पॉक्सविरिडाई में है 130 to 375 किलो बेस पेयर्स। फिर न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें देखिए RNA है और वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। कैप्सिड सिमेट्री जो है वो आइकोसाहेड्रल है। एनवेलोप जो है वो नहीं है। होस्ट रेंज एनिमल्स में है, इन सभी की एनिमल्स में है। वहीं ऑर्थो मिक्सोविरिडाई में भी RNA है, वो भी सिंगल है लेकिन हेलिकल है, और इसमें आपको एनवेलप भी देखने को मिलता है, और होस्ट रेंज इसका भी एनिमल्स में है। पैरोविरिडाई में आपको अगेन DNA है, यहाँ सिंगल है, आइकोसाहेड्रल है, एनवेलप नहीं है। तो पिकोर्नेविरिडाई और पैरोविरिडाई में मेन डिफरेंस आया कि एक में DNA है, एक में RNA है। ओके, बाकी सब चीजें जो हैं वो सेम है, साइज का भी डिफरेंस है। अडीनोविरिडाई में भी DNA है लेकिन वो डबल है, आइकोसाहेड्रल है, उसमें एनवेलप भी नहीं है। ओके, और पॉक्सविरिडाई में भी जो आपके पास DNA है डबल है, लेकिन यहाँ पे जो सिमेट्री आ गई वो कॉम्प्लेक्स आ गई, प्लस यहाँ पे एनवेलोप भी है, और ये भी एनिमल्स में ही पाया जाता है। ओके, चलिए अब बाल्टीमोर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी आप देख लेंगे। बाल्टीमोर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा वायरोलॉजिस्ट जो हैं वो यूज करते हैं ताकि वायरस को ऑर्गेनाइज किया जा सके बेस्ड ऑन देयर जीनोम टाइप and the mechanism they use to synthesize mRNA and replicate their genome. Okay, मतलब किस किस बेसिस पे जो है वो बाल्टीमोर ने अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने दिया था कि जीनोम कैसा है और कैसे जो है वो अपना mRNA सिंथेसाइज करते हैं और कैसे अपने जीनोम को रेप्लिकेट करते हैं। तो ये बाल्टीमोर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ग्रुप 1 डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम होगा, रेप्लिकेशन डबल स्ट्रैंडेड DNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA ही बनेगा। ओके, सिंगल स्ट्रैंडेड ग्रुप 2 में सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे DNA जीनोम, जिसमें रेप्लिकेशन से सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड DNA बनेगा, और फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA से फिर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनेगा। देखिए तरीका, देखिए वायरल जीनोम के रिप्लिकेट होने का तरीका देखिए। ग्रुप 3 में डबल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम होगा, रेप्लिकेशन होगी, डबल स्ट्रैंडेड RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बनेगा, और उससे फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA बनेगा। ग्रुप 4 में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम होंगे ऑफ प्लस सेंस, रेप्लिकेशन होगा प्लस RNA, फिर क्या बनेगा, अब मैंने बताया था आपको सेंस RNA क्या है और एंटीसेंस RNA क्या है। ये देखिए ये एंटीसेंस RNA है, प्लस फिर क्या बना है, सेंस RNA। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम जो होंगे ऑफ माइनस सेंस, तो रेप्लिकेशन माइनस RNA से प्लस RNA बनेगा, फिर से माइनस RNA बनेगा। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम दैट रेप्लिकेट विद DNA इंटरमीडिएट, तो रेप्लिकेशन होगी, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा, डबल स्ट्रैंडेड RNA बनेगा उससे, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फिर से बन जाएगा उससे। ओके, डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम, देखिए रेप्लिकेशन बताई गई है यहाँ पे कि कैसे होगा। ठीक है, ग्रुप 7 में डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम होगा जो रेप्लिकेट करता है RNA इंटरमीडिएट की हेल्प से। तो डबल स्ट्रैंडेड DNA, यहाँ DNA है, ओके, RNA प्लस सेंस में होगा और फिर DNA नेगेटिव सेंस में बनेगा। ओके, चलिए फिर अब बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। जब आप बैक्टीरियोफेज को देखते हैं तो बैक्टीरियोफेज को एफ टुवर्ट ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? एफ टुवर्ट ने
डिस्कवर किया था इंग्लैंड में, और एक और नाम लिया जाता है डी हैरले ने। तो एफ डी हैरले ने इंडिपेंडेंटली जो है किया था, और जो नाम दी थी बैक्टीरियोफेज का वो नाम भी डी हैरले ने ही दिया था, मतलब ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। तो आप बैक्टीरियोफेज क्या कहते हैं? ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया हैं बैक्टीरियोफेजेस, और ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया मतलब वायरसेस जो अटैक करेंगे बैक्टीरिया को। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपके पास आपको ये फिलामेंटस फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे, पॉलीहेड्रल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फेजेस भी देखने को मिल जाएंगे। कॉम्प्लेक्स फेज जो हैं उनमें दे हैव पॉलीहेड्रल हेड टू विच टेल एंड समटाइम अदर अपेंडेजेस लाइक टेल प्लेट्स, टेल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, फेज T4 जो है वो कॉम्प्लेक्स फेज का ही एग्जाम्पल है, आप जानते हैं। इसमें आपको देखिए लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है फेज T4 में। फिर आपके पास जो उसमें आपके पास एनवेलोप भी होता है, कैप्सिड होता है। ओके, T4 कैप्सिड इज एन elongated आइकोसाहेड्रॉन, अभी आपको दिखाई दे रहा है आइकोसाहेड्रॉन है। कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ होगी, कोर जो होगा उसमें कॉलर होंगे। ठीक है, कॉलर डोमेन है। ठीक, बेस पे फिर आपको कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ देखने को मिलेगी, ये शीथ है। ठीक है, फिर बेस प्लेट्स होंगी, तो ये फाइबर्स हैं, बेस प्लेट्स हैं, शॉर्ट टेल फाइबर्स हैं, विस्कर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है पूरा का पूरा। ठीक, तो चलिए देखिए, अब देखिए एक और बात बता दूं, ये बात लाइटिक साइकिल को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फेज जीनोम जो होते हैं वो मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड ही होते हैं। हाउएवर कुछ एक जो है उनमें सिंगल स्ट्रैंड भी होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बैक्टीरियोफेज 174 एंड एफडी, ये दो नाम सुने होंगे। इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ओके, फिर टी फेज, लैम्डा फेज, जैसे आपने सुना होगा टी फेज, है ना, एंड लैम्डा फेजेस, ये नाम भी आपने सुने होंगे। तो टी फेजेस, लैम्डा फेजेस में आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। ओके, फिर आपने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी आपको देखने को मिलता है, 5-6 याद रखिएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। ओके, तो टी फेजेस को T2, 3, 4 इस तरह से भी जो है वो बताया गया है। ठीक है, तो ये है आपका लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जिसमें पहले हम बात कर रहे हैं लाइटिक फेज के बारे में। सारे के सारे फेजेस जो होते हैं और दे कैरी आउट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रिएक्शन इन ऑर्डर टू मेक मोर ऑफ देमसेल्व्स। फर्स्ट जो फेज है वो बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, फिर उसमें वो मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन पहले उसके साथ उसकी बाइंडिंग होनी चाहिए उसके सेल के सरफेस पे, फिर वो मल्टीप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट फेज जो है अपना जीनोम एंटर करवा सके, एंड जीनोम जो है वो प्रोटेक्टेड हो बैक्टीरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। तो यूजुअली ऐसा जो होगा वो एनवेलोप्ड वायरस होगा। ओके, तो फेज जीनोम जो है वो रेप्लिकेट होना चाहिए, ट्रांसक्राइब्ड होना चाहिए, ट्रांसलेटेड होना चाहिए। कंप्लीट फेज पार्टिकल्स जो हैं तब असेंबल होते हैं एक नए विरियोन में जो एस्केप करता है सेल से इन ऑर्डर टू इन्फेक्ट अदर सेल्स। तो दो तरह की लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलती है, पहले आती है लाइटिक लाइफ साइकिल, और इसी को जो है वो वेजिटेटिव लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, इसी लाइफ साइकिल को वेजिटेटिव लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। समझ गए आप? लाइटिक और वेजिटेटिव लाइफ साइकिल, राइट? ओके, तो लाइटिक और वेजिटेटिव लाइफ साइकिल जो है कल्मिनेट करता है लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल एंड रिलीज ऑफ न्यूमरस वायरल प्रोजेन। बैक्टीरियल वायरसेस जो हैं उनको में लाइटिक लाइफ साइकिल होती है, और इसी लाइफ साइकिल को मिलनी जो है वो वायरुलेंट लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है, लाइटिक फेजेस भी इनको कहा जाता है, बिकॉज वो डेथ और डिस्ट्रक्शन काउज कर सकते हैं, लाइसिस कर सकते हैं होस्ट बैक्टीरियम का। एग्जाम्पल आपके पास T1 फेजेस आते हैं। ओके, 5 स्टेप मेनली आपको देखने को मिलेंगे इसमें। पहला देखिए, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, synthesis of nucleic acid and proteins, assembly and packaging and release, ये 5 हैं। ओके, एक बार अगर बैक्टीरियोफेज जो है वो जीनोम के अंदर साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाता है, तो ये क्या करता है, होस्ट न्यूक्लिक एसिड पे अपना कब्जा कर लेता है और प्रोटीन की सिंथेसिस अपनी मर्जी से करवाता है, अपनी मर्जी से वायरल प्रोटीन को बनाने लगता है और डीएनए को बनाने लगता है। ओके, एज जो वायरस की प्रोटीन्स जो हैं वो सिंथेसाइज हो गई, वो अपने आप को असेंबल कर लेती हैं, और वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस जो अपने आप को देखिए, एक बार प्रोटीन सिंथेसिस अपरेटस बन गया
तो उसकी प्रोटीन्स भी बनने लगती हैं। वायरस प्रोटीन जैसे ही सिंथेसाइज हुई वो खुद को असेंबल करेंगी वायरल कंपोनेंट में, जैसे कि हेड में, टेल में, फाइबर्स में। ओके, तो असेंबली प्रोसेस जो है उसकी वजह से क्या होगा, न्यूमरस इंटेक्ट फेजेस पार्टिकल्स जो हैं वो सेल में बन जाएंगे। एक बार असेंबली हो गई तो कंप्लीट वायरल प्रोटीन जो है वो लाइसिस कर देंगी होस्ट सेल की। ओके, सो होस्ट सेल की क्या होगी, लाइसिस होगी, और वायरल प्रोजेनी जो है एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगी। एवरेज नंबर ऑफ ईच पार्टिकल जो हर एक ईच इन्फेक्टेड सेल बनाएगी उसको बर्स्ट साइज कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये बर्स्ट साइज, बर्स्ट साइज क्या होगा कि एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने निकले, एवरेज नंबर ऑफ ईच पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच इन्फेक्टेड सेल। ओके, ये कैरेक्टराइज्ड होता है, it is a characteristic for each virus and often it ranges like between 15 to several hundred। okay, because release जो होगा विरियन का वो more or less simultaneous process है। विरियंस को जो है वन स्टेप ग्रोथ कर्व जो है वो शो करते हैं। वन स्टेप ग्रोथ कर्व जो है वो रिप्रेजेंटेशन होता है ओवरऑल चेंज का टाइम के साथ in the amount of infectious virus in a cell that has been infected by a single viral particle। ओके, तो ये पहले शुरू होता है जो आपको एक वन स्टेप ग्रोथ कर्व देखने को मिलेगा लाइटिक साइकिल में। वन स्टेप ग्रोथ कर्व जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस कर्व में पहले आपके पास एक एक्लिप्स पीरियड आएगा। कौन सा पीरियड आएगा, एक्लिप्स पीरियड आएगा। अब इस एक्लिप्स पीरियड में क्या होता है, ये वो टाइम होता है जब कोई भी विरियन जो है वो सेल के अंदर डिटेक्टेड नहीं हुआ है। और एट द एंड ऑफ एक्लिप्स पीरियड मैच्योर फेजेस जो है बनना शुरू होते हैं, अकुमुलेट होते हैं और रिलीज होते हैं सेल से। तो टाइम जो हुआ आपके पास इन्फेक्शन से लेके लाइसिस तक का टाइम जो हुआ, इन्फेक्शन से लेके लाइसिस तक का जो टाइम हुआ उसको आपने क्या बोल दिया, उसको आपने लेटेंट पीरियड बोल दिया। ठीक है, एक्लिप्स पीरियड में कोई भी जीनोम आपको देखने नहीं मिल रहा था, कोई भी आपको वायरस देखने को नहीं मिल रहा था सही से, लेकिन इन्फेक्शन के बाद लाइसिस तक का जो टाइम हुआ उसको क्या नाम दे देंगे हम, लेटेंट पीरियड का उसको नाम दे दिया जाता है। इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच नो एक्स्ट्रा सेलुलर विरियन कैन बी डिटेक्टेड। ओके, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर विरियन नहीं बाहर नहीं निकलेगा, बस लाइसिस होने वाली होगी। ओके, तो इन्फेक्शन से लेके लाइसिस होने तक का टाइम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसिस शुरू होने तक का टाइम जो है उसको हम बोलते हैं लेटेंट पीरियड। ओके, चलिए फिर अब हम बात करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल की। तो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, लाइसोजेनी में आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए ये होस्ट का लीनियर फेज है। ठीक है, फेज डीएनए, ये आपका होस्ट का डीएनए है, ये आपका आया फेज डीएनए। फेज डीएनए लीनियर है लेकिन यहाँ पे सर्कुलर बन गया, और सर्कुलर फॉर्म में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ प्रोफेज मतलब लाइसोजेनाइजेशन। तो ये फेज का डीएनए जो है, ये फेज का डीएनए जो है ये होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया है। क्या हो गया है, पेज का डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ जो है वो इंटीग्रेट हो गया है और ये क्या बन गया है, प्रोफेज बन गया है। और इस तरह की सेल जिसमें प्रोफेज होता है उसको लाइसोजन कहते हैं। जब भी एक सेल लाइसोजेनाइज बन जाती है, ऑकेजनली उसमें एक्स्ट्रा जीन्स होते हैं, डेफिनेटली वो जीन्स जो हैं एक्सप्रेस की जाएंगी फेज डीएनए के द्वारा ही। ये जीन्स जो हैं चेंज कर सकती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरियल सेल, और इस प्रोसेस को हम लाइसोजेनिक और फेज कन्वर्सन भी बोल सकते हैं। कब, किस प्रोसेस को, जब फेज की जीन्स जो हैं वो बैक्टीरियल सेल की प्रॉपर्टीज को चेंज करेगी। तो फिजिकल स्टेट जो होता है प्रोफेज का वो आइडेंटिकल नहीं होता है सारे के सारे वायरसेस में, अलग अलग तरह से होता है। जैसे कि जो प्रोफेज होगा बैक्टीरियोफेज लैम्डा का इकोलाई में, वो इंटीग्रेटेड होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ एक स्पेसिफिक साइट पे और रेप्लिकेट करता है एज अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। वेराज जो प्रोफेज रहेगा बैक्टीरियोफेज P1 का इकोलाई में, वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड की तरह ही रेप्लिकेट करता है। तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन हुई है, कई बार एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इसी फॉर्म में जो है वो रेप्लिकेशन आपको दिखाई देगी। ओके, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से आपको प्रोफेज बना हुआ दिखाई दे। तो सबका जो होता है प्रोफेज जो होता है बैक्टीरियोफेज का वो अलग अलग तरह से होता है। ओके, एग्जाम्पल लाइसोजेनिक वायरस का आता है बैक्टीरियोफेज ऑफ इकोलाई, जिसको आप लैम्डा बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज जो होते हैं जैसे कि लैम्डा, लाइक फेज T4, उनकी टेल को भी वो यूज करते हैं वायरस को इंजेक्ट करने के लिए। एक बार वायरल डीएनए जो है होस्ट के अंदर चला गया, या तो ये लाइटिक साइकिल में चला जाएगा
लाइटिक साइकिल में चला जाएगा सिमिलर टू दैट ऑफ T4, या फिर इस खुद को होस्ट डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेगा। देखिए इनकॉर्पोरेशन जो एग्जैक्टली रहता है ये इनकॉर्पोरेशन है। इंटीग्रेशन जो रहता है सर्कुलर लैम्डा जीनोम का, उसमें क्या होता है, अटैचमेंट साइट होती है जीनोम में, दोनों बैक्टीरियोफेज पे भी और बैक्टीरियम पे भी। बैक्टीरियम पे जो अटैचमेंट साइट होगी, ओके, तो उनको उसको कहा जाएगा ATT बी साइट। बैक्टीरियम पे एग्जैक्टली ATT बी साइट होगी वो, ठीक है, और बैक्टीरियम और स्पेसिफिक उसमें डीएनए सीक्वेंसेस होंगे लाइक बी डोमेन, ओ डोमेन एंड बी डैश डोमेन। और अटैचमेंट साइट जो बैक्टीरियोफेज पे रहेगी उसको POP कहते हैं। इसको ATT, पहले तो लिख लूं मैं, ATTP कहते हैं, और उसमें भी P डोमेन, O डोमेन एंड P डैश डोमेन रहता है। जो O डोमेन है उसके पास जो है दोनों ATTB और P के लिए कॉमन सीक्वेंस है, और O डोमेन को ही कोर सीक्वेंस कहते हैं। तो O डोमेन ही यहाँ पे क्या आया, O डोमेन ही जो है वो कोर सीक्वेंस आया। समझ गए आप, O डोमेन ही जो है वो क्या है, कोर सीक्वेंस है। लाइसोजेनी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CI रिप्रेसर जो है, CI रिप्रेशर जो है वो मेंटेन करता है लाइसोजेनी को। आप इसको कहीं और भी जरूर पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे बताइएगा मुझे। CI रिप्रेशर जो है वो मेंटेन करता है लाइसोजेनी को। CI रिप्रेशर क्या करता है, लाइसोजेनी को मेंटेन करता है। ओके, CI रिप्रेशर को एनकोड करने के लिए होती हैं जीन CI ऑफ लैम्डा प्रोफेज। ओके, लैम्डा प्रोफेज, ठीक है, इनसे CI रिप्रेशर एनकोड होता है। CI रिप्रेशर एग्जैक्टली क्या करता है, CI रिप्रेशर ब्लॉक करता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटिक साइकिल। ओके, CI रिप्रेशर जो है लाइटिक साइकिल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं जीन्स, उनको ब्लॉक करता है। अंडर कई बार सम कंडीशन जो प्रोफेज इनिशिएट करता है सिंथेसिस ऑफ फेज प्रोटीन, वो फेज प्रोटीन जो हैं वो लीड करती हैं टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड सेल एंड रिलीज ऑफ न्यू फेजेस, दैट इज लाइटिक साइकिल। तो कई बार लाइसोजेनिस से क्या हो सकता है, लाइटिक साइकिल भी हो सकती है। जो आपने इनकॉर्पोरेटेड देखा कि इनकॉर्पोरेटेड रहेगा बैक्टीरियल जीनोम में, ठीक है, तो उसमें तो CI रिप्रेशर काम करेगा, लेकिन कई बार आपको लाइटिक फेज भी देखने को मिलती है। ठीक है, लाइटिक फेज कैसे होती है, प्रोफेज जो बना है, मतलब जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो प्रोफेज बन जाएगा। प्रोफेज जो है वो कुछ ऐसी प्रोटीन बनाएगा जो कि इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो मतलब इन्फेक्टेड सेल अगर लाइस हो रही है तो वो लाइटिक साइकिल होगी। और इस तरह का प्रोसेस जिसमें प्रोफेज जो है वो लाइसिस काउज करना लगेगा, तो उसको हम इंडक्शन कहेंगे। तो इंडक्शन जो है वो हो सकती है ड्यू टू डैमेज ऑफ द होस्ट डीएनए बाय यूवी रेडिएशन, और तो उसको यूवी इंडक्शन कहेंगे। या फिर रैक REC, इस तरह से रैक ए प्रोटीन्स की वजह से भी हो सकती है। ओके, और ये जो रेकम्बिनेशन ए प्रोटीन्स हैं ये काफी हाईली स्पेसिफिक को प्रोटीजेस हैं। तो एक्टिवेटेड रिकम्बिनेशन ए जो है स्टिमुलेट करता है किसका, क्लीवेज, इट स्टिमुलेट द क्लीवेज ऑफ CIA रिप्रेशर। अब CIA रिप्रेशर काम नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइसोजेनी खत्म हो गई, लाइटिक साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगी। ओके, अगर हम एक सेल को मेट करते हैं जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी HFR सेल है, ओके, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन वाली सेल है, अगर हम उसको एक मेट करते हैं किसके साथ, F नेगेटिव के साथ, रेसिपिएंट के साथ, वो क्या है, वो क्या हो गया, मतलब इट इज लाइक इन्फेक्टिंग अ नॉन लाइसोजन विद लैम्डा। ये लैम्डा का होगा। ओके, तो इसके साथ मेट कर रहे हैं, तो फिर हम एक तरह से एक नॉन लाइसोजन को लैम्डा के साथ क्या करवा रहे हैं, इन्फेक्ट करवा रहे हैं। ओके, तो इस मीटिंग में जब लैम्डा प्रोफेज एंटर करेगा इस नॉन लाइसोजेनिक रेसिपिएंट में जिसमें कोई लैम्डा रिप्रेशर नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोफेज का शुरू हो जाएगा और लाइटिक सेल जो है इट विल एंड। ओके, इसीलिए नॉन लाइसोजेनिक रेसिपिएंट जो है अगर वो रिसीव करता है प्रोफेज को तो वो क्या कर जाएगा, लाइस कर जाएगा। ओके, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं जाइगोटिक इंडक्शन। तो F नेगेटिव में जब आप HFR को इंड्यूस करते हैं और उसमें जो है वो प्रोफेज अगर बनता है, ओके, इस तरह के मेटिंग में क्या होगा, लैम्डा प्रोफेज एंटर कर जाएगा नॉन लाइसोजेनिक रेसिपिएंट में जिसमें कोई लैम्डा रिप्रेशर नहीं है, तो यहाँ फिर प्रोफेज जो है खुद की रेप्लिकेशन करेगा और सेल की लाइसिस हो जाएगी। तो एक हो गया आपका यूवी इंडक्शन, ये हो गया आपका जाइगोटिक इंडक्शन। आज के लिए इतना ही। ओके, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने
लाइक एग्जामिनेशन के लिए, तो आप अनअकैडमी पे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये रहा डिटेल आपकी पेड क्लासेस का, आपकी स्क्रीन्स पे आप यूज़ कर सकते हैं ये कोड, इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। और जाइए वहां जाके आपको क्या करना है, ये आपको नाम दिख रहा है, वहां जाके आपको फॉलो करना है। ओके, उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डिफरेंट लिंक्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।